आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा राजनेताओं के संगम में डुबकी लगाने की भी है। माघ पूर्णिमा पर आज प्रयागराज महाकुंभ की अद्भुत तस्वीरें सामने आई। पवित्र स्नान के लिए आस्था का महासैलाब उमड़ा। आज करीब 2 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। आस्था के महाकुंभ की भव्य ड्रोन तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में संगम में दोनों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। प्रशासन को पहले से ही माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का अनुमान था, लिहाजा तैयारी भी उतने ही बड़े पैमाने पर की गई थी। महाकुंभ में अब तक पवित्र स्नान का आंकड़ा 48 करोड़ के पार पहुंच चुका है। माघ पूर्णिमा पर सियासत के दिग्गज भी डुबकी लगाते नजर आए। यूपी के पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल परिवार सहित महाकुंभ पहुंचे और पवित्र स्नान किया। जगदम्बिका पाल ने कहा कि महाकुंभ में मिनी इंडिया दिखाई देता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने माघी पूर्णिमा पर बेटे संगम में डुबकी लगाई। त्रिवेणी पर दिग्विजय सिंह नाव पर सवारी करते दिखे और सेल्फी भी ली। माघ पूर्णिमा पर विदेशी श्रद्धालु भी आस्था के महापर्व महाकुंभ का हिस्सा बने। विदेशी श्रद्धालुओं ने भारतीय संस्कृति और आस्था को अपनाते हुए संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में आने और त्रिवेणी में डुबकी लगाने की खुशी विदेशी श्रद्धालुओं के चेहरे से झलक रही थी। विदेशी श्रद्धालुओं ने महाकुंभ को अद्वितीय बताते हुए कहा कि यहां आने की खुशी वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर सेवा शिविर लगाकर श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद पानी और अन्य सेवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। लंबी यात्रा कर प्रयागराज जा रहे श्रद्धालु इस सेवा शिविर में रुककर भोजन और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जिससे उनके चेहरे पर संतोष देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये शिविर लगाया गया है, जिसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को है, लेकिन अभी से इसका विरोध शुरू हो गया है। फिरोजाबाद में राष्ट्र रक्षक समिति ने लट्ठ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राष्ट्र रक्षक समिति की महिला और पुरुष पदाधिकारी मौजूद थे। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरह वैलेंटाइन डे को लेकर अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने लट्ठ पूजन किया है। पहले वो कानून का सहारा लेंगे और लट्ठ की जरूरत पड़ी तो वो इसका भी इस्तेमाल करेंगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गुजरात में अवैध तरीके से रह रहे 15 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने से जुड़ी है। गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। अहमदाबाद में अवैध तरीके से रह रहे 15 बांग्लादेशियों को पुलिस ने वापस रिपोर्ट किया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के इस बड़े एक्शन की जानकारी खुद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। ऐसे में जरूरी है कि देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देश के लिए बिल्कुल खतरा है, क्योंकि अगर आधार कार्ड जैसी चीज़ जो बेसिक आज की तारीख में समझो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो अगर इतनी आसानी से निकल सकता है तो आधार कार्ड के बेसिस पे तो बंदा कुछ भी अभी निकलवा सकता है। पैन कार्ड निकलेगा, पासपोर्ट निकलेगा। गुजरात पुलिस ने, खास करके अहमदाबाद पुलिस ने जो 50 बांग्लादेशी लोग को जो इनलीगल रूप से रहते थे, जिसको राष्ट्र विरोधी भी कह सकते और समाज विरोधी भी कह सकते हैं। सिर झुकाकर चेहरा छिपाने की कोशिश करते ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करके भारत में रह रहे थे। गुजरात के अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ करके इनकी पोल खोल दी। तलाशी अभियान के दौरान 50 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया। किसी भी देश में अवैध तरीके से घुसना और वहां पे रहना ये एक बड़ा ही जुर्म है। और वैसे में जिस तरह अमेरिका ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे भारत के, उनको वापस भेजा, अब गुजरात पुलिस ने भी वही कदम उठाते हुए जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश से आए थे
उनको भी जो है वो बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर दी है और 15 लोगों को भेज दिया और 35 लोगों की प्रोसेस चल रही है। अहमदाबाद पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने 2 तरीके से कानून को तोड़ा था। एक तो वो इलीगल आए और साथ ही यहाँ पे फर्जी दस्तावेज बनाए गए। फर्जी दस्तावेजों के साथ जो है वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश की गई। तो ये 2 तरीके के उन्होंने जो है वो कानून तोड़े थे और इसीलिए पुलिस ने जो है उनको पकड़कर जो है अब बांग्लादेश भेज दिया है। ऐसी भी तरह की ये लोग जो दूसरे क्राइम में भी इन्वॉल्व थे और वो बहुत ही जो है वो घिनौना क्राइम था, जिसकी वजह से पुलिस ने इन लोगों को डिपोर्ट करने का फैसला किया। यही नहीं, क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध बांग्लादेशियों के लिए जाली दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का भी पर्दाफाश किया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस टीम ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए 15 गैर कानूनी बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने में कामयाबी हासिल की है। पहले लॉट में यहाँ से 15 बांग्लादेशी नागरिक और एक माइनर बच्चा उनको भेजा गया है। बाकी जो 50 डिटेन थे उसमें से 35 को इस मंथ के एंड में या मार्च 15 तक उनको रिपोर्ट किया जाएगा। ये जो पूरी तफ्तीश जो हुई थी दोनों केस की, और उसी में जो खास तौर पे देखने वाली बात ये थी कि जब ये काम शुरू हुआ था तो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स मिला, जिस एरिया में बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे उसका सैटेलाइट मैपिंग कराया गया। उसका एनालिसिस करने के बाद चंडोला लेक जहां पर ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे उसका बाइसेक के मतलब हेल्प लेकर उसका मैपिंग कराया गया और हिस्टोरिकल मैपिंग से पता चला कि हर दशक में चंडोला लेक जो है उसकी साइज छोटी होती जा रही थी और वहां पर काफी इलीगल माइग्रेंट्स आके रह रहे थे। गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर शिकंजा कसा। 15 अप्रवासियों को सफलतापूर्वक बांग्लादेश भेजा गया। वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले लोगों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। अवैध अप्रवासियों के लिए नकली भारतीय दस्तावेज बनाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया उनकी जानकारी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने साझा की है। मोहम्मद लियाकत अली खान पुत्र अब्दुल मन्नान खान, मोहम्मद टिक्का पुत्र मोहम्मद आदिलुद्दीन शेख, शर्मिन उर्फ सानिया पत्नी सागर मिलन मंडल, लाइली पत्नी जफर मुल्ला, रेशमा बेटी जफर मुल्ला, लामिया बेटी जफर मुल्ला, दीन इस्लाम पुत्र समसू बरेक शेख, रिजवान उर्फ रिदवान पुत्र हसमत सुलेमान काजी, मिंटू अलीभर मुल्ला, मिजानुर अबू ताहिर पुत्र फजल अहमद काजी, इमरान उर्फ इब्राहिम पुत्र इजराइल फकीर, मुरसलीम मुसियार शेख, मोहम्मद जरूल उर्फ नौजू पुत्र मोहम्मद मुराद शेख, रूना पत्नी यूसुफ शेख, मोइना जिंदर शेख। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक जिन लोगों को भारत से डिपोर्ट किया गया उनको लेकर बांग्लादेश के अधिकारियों ने माना कि ये अवैध घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे। उसी केस के तफ्तीश में आगे बढ़ते हुए जब दूसरा केस ये मिला कि वहां पे जो बांग्लादेशी माइनर लड़कियां हैं तो माइनर लड़कियों को भी मतलब इस देश व्यापार के व्यवसाय में वो डालते थे और उन्हीं का हर तरह से शोषण होता था, मतलब आर्थिक रूप से भी शोषण होता था। ये दोनों केस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी रह रहे हैं और पहले भी इनका मतलब जितने भी डिपोर्टेशन हुए थे मतलब बांग्लादेशी नागरिक के, वो डिपोर्टेशन में सक्सेसफुली इतना परिणाम नहीं मिला था कि वो बांग्लादेश के द्वारा इस चीज को स्वीकारा जाए कि ये लोग उनके नागरिक हैं। ये पहली बार ये हुआ है कि उनके जो भी दस्तावेज यहाँ की स्पेशल ब्रांच के थ्रू होम डिपार्टमेंट गुजरात से वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जो दरखास्त भेजी गई और उसी तरह से जहाँ बांग्लादेश एम्बेसी को ये चीज दी गई, तो ये पूरी प्रोसेस से ये एस्टेब्लिश हुआ कि बांग्लादेश को मानना पड़ा कि उनके नागरिक हैं और उन्होंने इस बात का स्वीकार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए नाबालिग लड़कियों को तस्करी करके लाया जाता था। इस सिलसिले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सारे माइग्रेंट्स मतलब किसी न किसी इलीगल मतलब छोटी मोटी प्रवृत्ति करते थे। खासतौर पे प्रोस्टिट्यूशन के व्यवसाय में वो ज्यादा इन्वॉल्व थे क्योंकि वहां से जो भी महिलाएं और सगी युवतियों को लाया जाता था उन्हीं को वहां से किसी अच्छे मॉल में काम देंगे ऐसा बहाना दिखा के यहाँ पर लाके उन्हीं को प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते हैं। अहमदाबाद पुलिस पिछले कुछ महीनों से विशेष ड्राइव चलाकर उन सभी बांग्लादेशियों की जांच कर रही है जो नकली आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे हैं।
अहमदाबाद के चंडोला, तालाब, कुबेर नगर, सरदार नगर, नरोड़ा पाटिया, नाना चिलोड़ा, शाह आलम इलाके में बांग्लादेशी लोग पिछले कई सालों से रह रहे हैं। जुलाई में क्राइम ब्रांच के द्वारा इलीगल जो बांग्लादेशी अहमदाबाद शहर एरिया में रह रहे थे उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी और शुरू में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था और उनकी अरेस्ट की गई थी। उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था कि ये लोग भारतीय नागरिक होने के जो मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है दस्तावेजी पुरावा जैसे आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी वगैरह जो बनाते थे वो फोर्स थे, नकली थे और उस बनावटी दस्तावेज के आधार पे वो यहाँ रह रहे थे और अलग अलग तरह के मतलब स्क्रैप का काम, फूड आइटम्स का काम, प्रोस्टिट्यूशन के काम में वो सब मतलब इन्वॉल्व थे। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि इन सभी लोगों ने भारत की नागरिकता प्रमाणित करने वाले फर्जी दस्तावेज भी बनवा लिए थे। पुलिस ने ये सभी दस्तावेज इनके पास से बरामद किए हैं। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बांग्लादेशियों में कुछ महिलाएं भी हैं जिन्हें मानव तस्करी के तहत भारत लाया गया था और यहाँ पर उनसे वैश्यावृत्ति कराई जा रही थी। इसके अलावा कुछ महिलाओं को कोठियों में काम करने के लिए भी रखा गया था। अहमदाबाद पुलिस ने 15 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया है और ये बड़ी सफलता अहमदाबाद पुलिस के लिए है क्योंकि आज तक कभी भी जो है वो बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से अहमदाबाद या गुजरात आए थे उनको बांग्लादेश वापस नहीं भेजा गया क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, सरकार भी उनको स्वीकार नहीं करती थी। और पहली बार अहमदाबाद पुलिस को ये सफलता मिली है कि पुलिस ने पक्के सबूतों के साथ वो बांग्लादेश के निवासी है, उनके घर के पते, उनके फोन नंबर और साथ ही उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके वेरिफिकेशन के साथ बांग्लादेश सरकार को इत्तला किया और उसके साथ ही जो है बांग्लादेश सरकार ने स्वीकारा और 15 जो है अवैध बांग्लादेशियों को जो है वो वापस भेजा गया है। 35 अभी और है जिनका प्रोसेस चल रहा है, उनको भी जल्द से जल्द जो है वो बांग्लादेश भेजा जाएगा, ये अहमदाबाद पुलिस का दावा है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय अवैध प्रवासियों में गुजरात के 33 लोग शामिल थे। इसके बाद अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया। ऐसे में जरूरी है कि देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। अभिजीत मुखर्जी ने पार्टी छोड़ी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। महंगाई के मोर्चे पर लोगों के लिए गुड न्यूज है। आज खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए गए जो राहत भरे हैं। जनवरी महीने में महंगाई दर 4.31% पर आ गई, जो इसका 5 महीने का निचला स्तर है। खाने पीने के सामान सस्ते होने से खुदरा महंगाई दर में ये कमी आई है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.22% थी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की डिलीवरी में देरी पर नाराजगी जताई है। एपी सिंह ने तेजस MK-1A की डिलीवरी में देरी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें HAL पर भरोसा नहीं है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के दौरान वायुसेना प्रमुख ने कहा कि मुझसे वादा किया गया था कि जब मैं फरवरी में यहां आऊंगा तो हमें 11 MK-1A विमान मिलेंगे, लेकिन अभी तक एक भी तैयार नहीं है। वायुसेना प्रमुख की चिंता पर HAL ने बयान जारी कर जवाब देते हुए कहा कि विमानों की डिलीवरी में देरी आलस्य या लापरवाही की वजह से नहीं है, इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थी जिन्हें दूर कर लिया गया है और जल्द ही विमानों की डिलीवरी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि वो वापस लौटकर अपने घर आए हैं और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे। 1984 के सिख विरोधी दंगों में हत्या से जुड़े केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप था। दोषी करार दिए गए सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को बहस होगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले वो दिल्ली की सत्ता से दूर हुए और अब मुख्यमंत्री के आलीशान बंगले पर भी वो फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही सबसे पहले विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश कर सकती है, जिसमें आलीशान बंगले के साथ ही आबकारी नीति से जुड़ी रिपोर्ट भी शामिल है।
वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली पुलिस की टीम को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है और अमानतुल्लाह को लेकर पुलिस के साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नोकझोंक चल रही है। मोदी श्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। जो बंगला दिल्ली चुनाव के केंद्र में रहा, जो बंगला आम आदमी पार्टी की हार की वजहों में गिना जा रहा है, उस बंगले की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस बंगले को शीश महल नाम दिया गया, वो बंगला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। खबर है कि बीजेपी आलिशान बंगले समेत कई मामले पर आई कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मुख्यालय में जीत के जश्न के दौरान इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी खुद कर चुके हैं। बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री केजरीवाल के बनाए आलिशान बंगले में नहीं रहेगा। शीश महल में तो मंत्री और मुख्यमंत्री का जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी 100 फुट की दूरी से जाएगा। वहाँ की तो परछाई भी बड़ी बेकार है और मैं एक महामंत्री के नाते प्रदेश का मैं ऐसा विचार रखूंगा कि शीश महल को भ्रष्टाचार का म्यूजियम बनाया जाए। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने तो बंगले के मुद्दे पर एलजी के सक्सेना से मुलाकात भी की। उन्होंने एलजी से मांग की है कि मुख्यमंत्री के बंगले के लिए पहले जितनी जमीन थी वापस उसे उतनी ही कर दी जाए। असल में केजरीवाल ने नया बंगला बनाते समय आसपास की जमीन को भी मुख्यमंत्री के बंगले का हिस्सा बना लिया था। विजेंद्र गुप्ता ने मांग की है कि इसे वापस छोटा कर 10,000 गज के भीतर कर दिया जाए और बाकी बची जमीन पर सरकारी क्वार्टर बनाए जाए। केजरीवाल जी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड को जो 10,000 गज का था उसको 50,000 गज का बनाने के लिए 45 और 47 ये जो राजपुर रोड पर और दूसरा 8A 8B ये फ्लैग स्टाफ रोड के बंगलों और 8 टाइप 5 फ्लैट्स जो 45 और 47 राजपुर रोड पर थे उनको इसमें मर्ज कर लिया था। लगभग 50,000 गज का इसको बना लिया था पूरी प्रॉपर्टी को। हमने उपराज्यपाल साहब से मांग की है कि इसको रीमर्ज किया जाए, वापस इनको तमाम प्रॉपर्टी जो उसमें मिलाई गई थी उनको दोबारा से रेस्टोर किया जाए। उधर बीजेपी में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें ये तय हुआ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुने गए विधायकों में से ही होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान चल रही है, इसलिए अब तक नाम तय नहीं हो पाया है। जहाँ तक सीएम की बात है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, प्रधानमंत्री जब वापस आएंगे और उसमें वो तय करेंगे। इसमें कोई ना सस्पेंस होता है, हमारी पार्टी में ऐसा कोई है ही नहीं है, सबको पता है। लेकिन अब आपको क्या कहते हैं सेंसेशन फैलाने के लिए कोई ना कोई खबर चाहिए। देखिए, ये गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी में गुट मिल रहे हैं क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपस में इनसे डिसीजन नहीं हो पा रहा कि सीएम कौन बनेगा। इनके आपस में लड़ाई चल रही है, पर इस सारी लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे? दूसरी तरफ दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ा है। दिल्ली पुलिस और अमानतुल्लाह के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। पुलिस का दावा है कि अमानतुल्लाह खान की कोई चिट्ठी पुलिस कमिश्नर को नहीं मिली है और सोमवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद से अमानतुल्लाह जांच में शामिल नहीं हुए। एक तरफ अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और लोकल पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस की कई टीमें इंफॉर्मेशन के बाद वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और पंजाब के चक्कर काट रही हैं। वहीं अमानतुल्लाह खान ने बुधवार को सुबह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि वो ओखला में ही मौजूद हैं
और उन्हें कुछ पुलिस वाले फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस की टीम अमानतुल्लाह खान के घर भी गई, वहां पर सबसे पहले नोटिस दिया गया। दोबारा जब अमानतुल्लाह खान पेश नहीं हुए तो इसके बाद फिर से दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची और बुधवार की सुबह वहां पर नोटिस चस्पा किया कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और आप आकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए। लेकिन अमानतुल्लाह खान अब तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि सोमवार को ही पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अमानतुल्लाह पर न सिर्फ अपराधी को भगाने और बचाने का आरोप है, बल्कि सरकारी काम में बाधा डालने के साथ दंगे से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं। इसके अलावा अमानतुल्लाह पर माहौल बिगाड़ने और भीड़ को उकसाने का भी आरोप है। हालांकि अमानतुल्लाह को लेकर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोपों का दौर जारी है। विधायक अमानतुल्लाह खान आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये उनको महंगा पड़ने वाला है। आपने देखी होगी वो चिट्ठी, उसमें अमाना जी ने बताया कि वो अपनी विधानसभा में ही है और भाजपा की पुलिस झूठ बोल रही है। उस चिट्ठी में बताया गया कि कैसे जिस आरोपी को पुलिस पकड़ने आई थी वो बेल पर है। फिलहाल दिल्ली में नई सरकार बनने से पहले ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ने लगी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। ट्रेड वॉर की आशंकाओं के बीच शेयर बाजार में बुधवार को भी गिरावट जारी रही। सेंसेक्स 123 अंक फिसलकर 76,171 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 27 अंक गिरा, ये 23,045 पर आ गया। आईटी, ऑटो और हेल्थ केयर समेत कई सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सोने के दाम में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 340 रुपए फिसला। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 87,960 रुपए पर आ गई। हालांकि चांदी 600 रुपए महंगी हुई। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 97,200 रुपए पर पहुंच गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 8 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 87 पैसे हो गई। दिसंबर 2024 में आईआईपी ग्रोथ रेट यानी देश के औद्योगिक उत्पादन दर में कमी आई। ये घटकर 3.2% पर आ गई, जबकि साल भर पहले दिसंबर 2023 में ये 4.4% थी। आरबीआई जल्दी ही 50 रुपए के नए नोट जारी करेगी, जिसमें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। आरबीआई के मुताबिक इन नोटों का डिजाइन भी महात्मा गांधी नई सीरीज के 50 रुपए के बैंक नोटों की तरह ही होगा। वहीं बैंक ने ये भी साफ किया कि बाजार में पहले से चल रहे 50 रुपए के सभी बैंक नोट वैध रहेंगे, यानी चलन में रहेंगे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लोगों को मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उन्हें राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बेघर लोगों को शहरी इलाकों में रहने की सुविधा देने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य से आज मुफ्त वाली योजनाओं के कारण लोग काम नहीं करना चाहते। कोर्ट ने कहा कि लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कोई काम किए ही पैसे मिल रहे हैं। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी बेघर लोगों की चिंता किए जाने की हम तारीफ करते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इन लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाए और देश के विकास में इन्हें भी योगदान देने का मौका मिले। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार शहरी इलाकों में गरीबी को मिटाने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है। इस प्रक्रिया के तहत शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आश्रय देने का भी प्रावधान होगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें केंद्र सरकार से पूछकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि कितने दिन में इस योजना को लागू किया जाएगा। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी है।
जाहिर है हाल ही में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भी सभी पार्टियों ने मुफ्त की योजनाओं वाले वादे कर जनता को लुभाने की कोशिश की थी। सियासी दल ये काम देश के सभी राज्यों में कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी गंभीर सवाल खड़े करती है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। दिल्ली चुनाव में फ्रीबीज बहुत चर्चा में रहे। जनता के बीच भी इस बात की चर्चा बार बार होती रही कि फ्री में चीजें मिलनी चाहिए या फिर नहीं। दिल्ली चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन इसी बीच एक मामले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक टिप्पणी की है कि इतना फ्री मत करिए। फ्री में इतनी चीजें मिल रही हैं कि लोग काम करने से बच रहे हैं। जरूरी है कि ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए, बजाय इसके कि उनको हर सुविधा की चीज फ्री दे दी जाए। तमाम दिल्ली वाले मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चुनाव तो अब खत्म हो गए, सारी फ्रीबीज के नाम पर, फ्री की रेवड़ियां, फ्री का ये, फ्री का वो। पर आज कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते वक्त इस तक टिप्पणी फिर से की है कि भाई कितना फ्री देंगे, इतना फ्री दे रहे हैं कि लोग काम करने से बच रहे हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो जजमेंट ठीक है, बहुत बढ़िया दिया एक तरह से, मगर बड़ी है, जजमेंट नहीं है, टिप्पणी है। अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, जो दिया है वो बहुत अच्छा किया एक तरह। आदमी दो प्रकार के होते हैं, एक मजबूत होता है, एक मजबूर होता है। मजबूर आदमी को देना चाहिए, बाकी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आसान जिंदगी जो मिल जाती है ना, तो वो आगे की प्रोग्रेस, देश हो या घर हो, वो सब कुछ रुक जाता है मामला। उनका एक सब सेंटेंस बहुत अच्छा लगा, मजबूर के देना चाहिए, मजबूत के नहीं देना चाहिए। फ्रीज में जो पहले का जो गवर्नमेंट था, अभी तक जो भी रहा है, वो एक कैटेगरी वाइज था, किसको देना चाहिए था, किसको नहीं देना चाहिए था। लेकिन आजकल क्या हो गया, चुनाव जीतने के लिए हर कोई, हर किसी के हर तरह का अपने मन लुभावन फ्रीबीज दे रहा है। अब सवाल ये है कि हम किसी चीज को फ्रीबीज कहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद आप उसको जन कल्याण योजना कहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर देश को आगे बढ़ाना चाहिए, सारे फ्रीबीज को खत्म करके जो रोजगार है, लोगों को रोजगार दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी है टाइगर, और उसकी शिकार करने की रेट होती है 98%। यदि आप उसको पिंजरे में बंद करके मीट खिलाना शुरू कर देंगे तो शिकार करना भूल जाएगा। क्या बात कह दी आपने। इसी हिसाब से यदि आप लोगों को फ्री में खिलाना शुरू कर देंगे तो कमा के खाना भूल जाएंगे। ऐसा हो रहा है? होगा ना, हो रहा है, होगा भी, हो भी रहा है। आप बताइए, नरेगा में जाना नहीं पड़ता, पैसा मिल जाता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। एक घर में 5 सदस्य है, फिर उसको कितना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, आप रोजगार दीजिए, किसी को 100 रुपए भीख में मत दीजिए, उसको 100 रुपए कमाने की शिक्षा दीजिए। नहीं ठीक है, बहुत हो गया, सही बात है। 70 साल से रेवड़ी बांटे जा रहे हैं, लोग फ्री कर रहे हैं। अभी भाई साहब ने कहा कांग्रेस के टाइम पे हमने भी दिए हैं 80 करोड़। अब कांग्रेस के टाइम को यहाँ पे दिल्ली की बात करें, 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया। कांग्रेस जब 80 करोड़ लोगों को तब बांट रही थी, तब की पॉपुलेशन और अब की पॉपुलेशन को देख लो, यानी फ्री की रेवड़ी तो बांटने का आप ही ने शुरू करा है। अमेरिका के माउंटेन व्यू में होगा गूगल का इस साल का सबसे बड़ा इवेंट, गूगल फॉर इंडिया 2025। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। मोटोरोला ने अपने पॉपुलर फ्लिप फोन मोटोरोला रेजर प्लस का नया वेरिएंट लॉन्च किया। इनका नाम मोटोरोला रेजर प्लस पेरिस हिल्टन लिमिटेड एडिशन है। फिलहाल इसे अमेरिका में लॉन्च किया गया है। पेरिस हिल्टन एडिशन पेरिस पिंक कलर का है। अमेरिका में इसकी कीमत 1,04,000 रुपए है। इसमें पेरिस हिल्टन के सिग्नेचर के साथ दैट्स हॉट टैगलाइन और वीगन लेदर फिनिश ऑफर किया जा रहा है। फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये रेजर प्लस वाले ही हैं। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।